हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 9 की अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है जी पालमपुर गांव की कहानी। बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और अपन बहुत प्यार से इस चैप्टर को निपटाएंगे। ओके। और ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि वो बच्चे जिनकी एसएसटी हिंदी में होती है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उनको यूट्यूब पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता हिंदी में अगर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो नोट्स नहीं मिलते, नोट्स मिल जाते हैं तो वो फ्री में नहीं मिलते। ठीक है, बट अब आप मेन पॉइंट स्टडी पर आ चुके हो, आपको अब इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चाहे वो इतिहास का चैप्टर हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का चैप्टर हो, चाहे हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर हो, चाहे हमारे भूगोल का चैप्टर हो, हर एक चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद नोट्स मैंने एक्सप्लेन किया है, हिंदी के अंदर एक्सप्लेन किया है, और थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है, आज से आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एसएसटी की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो जी, अब अपने चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। और हमारी प्रथा है कि हम चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जी पालमपुर गांव की कहानी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम एक पालमपुर गांव के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे यहाँ पर कितने टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ पर घरों के अंदर बिजली आती है या नहीं आती, अगर बिजली आती है तो उसका प्रयोग कैसे होता है, यहाँ पर लोगों के घर किन चीज़ों से बने हुए हैं, यहाँ पर कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं। अगर ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं तो कृषि के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, छोटे किसान कहाँ से पैसे लाते हैं, बड़े किसान कहाँ से पैसे लाते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में ओवरऑल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना, बहुत ईजी लग रहा होगा चैप्टर आपको। अब देखो, जैसे आप अपनी बुक खोलोगे, ये वाला चैप्टर खोलोगे ना, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे तो थोड़ा सा आपको पालमपुर के बारे में दे रखा होगा, और नेक्स्ट पेज पे आपको एक टॉपिक दे रखा होगा जिसका नाम होगा उत्पादन का संगठन, जिसको हम उत्पादन के कारक भी बोलते हैं, उत्पादक के कारक भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम के अंदर आएगा 3 नंबर का, कि किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है बताइए। या आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेगा कि उत्पादन के कारक बताओ। ठीक है, अब मैं वही बताने वाला हूँ आपको। एंड डोंट वरी, आपको लग रहा होगा सर यहाँ पर तो आपने एरो बना रखे हैं, नोट्स तो है ही नहीं। डोंट वरी, मैंने अच्छे से नोट्स के साथ भी एक्सप्लेन कर रखा है नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। ठीक है, बट पहले अभी ये समझ लो। देखो, उत्पादन का क्या मतलब होता है? उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मैं समझाता हूं। जैसे कि जिस फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हो, चाहे लैपटॉप पे देख रहे हो, चाहे टैब पे देख रहे हो, जिस पर भी आप वीडियो देख रहे हो, अगर मान लो मेरे को 10 लाख फोन बनाने हैं, या मेरे को 10 लाख लैपटॉप या 10 लाख टैब बनाने हैं, तो मेरे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और आप इसमें किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आप पेन का एग्जाम्पल ले लो, बुक का एग्जाम्पल ले लो, टैब का ले लो, कॉपी का ले लो, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मेरे को किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो मेरे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बात करने वाले हैं। तो देखो यार, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? 10 लाख फ़ोन बनाने हैं। अब अगर मेरे को 10 लाख फ़ोन बनाने हैं तो अब मेरे को फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, है ना। ऐसे तो नहीं है मेरे को 1-2 बनाने हैं, 10 लाख बनाने तो फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। अब फैक्ट्री मैं आसमान में तो खोलूंगा नहीं, ज़मीन पे खोलूंगा। तो मेरे को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। सही बात है ना? हाँ जी, तो यानी भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। चलो सर, आपने एक फैक्ट्री लगा ली, अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी लोगों की। ठीक है, जो शारीरिक बल का उपयोग करे, यानी जिनके पास थोड़ी पावर हो, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाकर रख सके, वो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो वो किस में आ गए? वो आ गए श्रम में। श्रम में मतलब मजदूर में आ गए, जो शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन से बल का प्रयोग करते हैं? अपने दिमाग का उपयोग नहीं करते ये अपनी पावर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ये बात मैंने क्यों बोली अभी आपको पता चल जाएगा। यानी बेसिकली श्रम में क्या आ गए? मजदूर वगैरह आ गए, जो अपने शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होता है? उत्पादन के हर स्तर में जिन भी चीजों का उपयोग होता है ना, उसको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। सर आप एग्जाम्पल दो। आप एग्जाम्पल है जी इसका मशीन। ठीक है, अब अगर मेरे को फोन की मतलब फैक्ट्री वगैरह खोली है मैंने, तो वहां पर मशीन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? मेरे को पड़ेगी ना, है ना। और मेरे को और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? भौतिक पूंजी जो हो गया, मशीन हो गया, और क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। अब मैं अगर फ़ोन बना रहा हूँ तो उसका प्लास्टिक वगैरह, उसकी बैटरी वगैरह, उसकी स्क्रीन वगैरह, सर्किट वगैरह, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो वो भी किस में आ गया? भौतिक पूंजी में आ गया। ठीक है, अब देखो, भौतिक पूंजी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी पूंजी, और एक होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है? स्थायी पूंजी वो होती है जिनको सिर्फ एक बार खरीदना पड़ता है आपको, और फिर उसका सालों साल उपयोग कर सकते हो आप, जैसे मशीन। ठीक है, मशीन किस प्रकार की भौतिक पूंजी है? मशीन एक स्थायी भौतिक पूंजी है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए
कि मशीन जो है वो कौन से उत्पादन के कारक में आती है, तो आपको लिखना है भौतिक पूंजी में आती है। और अगर आपको एग्जाम में थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जाए कि यह बताओ कि भौतिक पूंजी क्या है, स्थायी पूंजी में आता है या कार्यशील पूंजी में आता है, तो आप बोलोगे सर स्थायी पूंजी में आता है। ठीक है, मशीन जो होता है स्थायी पूंजी में आता है क्योंकि उसको एक ही बार खरीदना पड़ता है और सालों सालों उसका उपयोग कर सकते हो। ओके, कार्यशील पूंजी क्या होता है? कार्यशील पूंजी वो चीजें होती है जिसको आपको डेली खरीदना पड़ता है क्योंकि ये डेली खत्म हो जाती है। अब सर ऐसी कौन सी चीज है जो डेली खत्म हो जाती है और डेली खरीदनी पड़ती है? वो है जी कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अब मेरे को मान लो फोन बनाने हैं, तो मैंने 100 फोन बनाने के लिए ना कच्चा माल मंगवाया है ना। आज मैंने 100 फोन बना दिए, अब मेरे को अगले दिन भी तो फोन बनाने नहीं बनाने, मेरे को कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो मेरे को अगले दिन भी मंगाना पड़ेगा, फिर उसके अगले दिन मंगाना पड़ेगा, ऐसे मेरे को डेली कच्चा माल मंगाना पड़ेगा। तो कच्चा माल क्या हो गया? कार्यशील पूंजी, जिसकी जरूरत डेली पड़ती है। ठीक है, और किस चीज की जरूरत डेली पड़ती है? पैसों की, है ना। अब मेरे को देखो, मैंने मजदूर रखे हैं, तो मजदूर को डेली चाय भी पिलानी पड़ेगी। मान लो अगर मेरे को मशीन में ऑयल वगैरह डालना पड़ा, तो उसकी ऑयलिंग वगैरह करने के लिए, ऑयल खरीदने के लिए भी पैसे वगैरह की, यानी डेली जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, वो तो होते ही होते हैं। और उसी को, इसीलिए पैसों को हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये भी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। सर ये तो हमें समझ आ गया कि जमीन की जरूरत भी पड़ेगी, श्रम की जरूरत भी पड़ेगी, और हमें भौतिक पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी। सर और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? और जरूरत पड़ेगी हमें मानव पूंजी की। अब आप बोलोगे सर मानव पूंजी, ये क्या बोल रहे हो? ये श्रम भी तो मानव ही है। ये मानव यहाँ पर भी आपने लिखा है, यहाँ पर भी आप श्रम बोल रहे हो। सर सेम नहीं है क्या ये? नहीं, ये बहुत डिफरेंट है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या बताया था? श्रम में वो लोग आते हैं जो अपनी पावर का उपयोग करते हैं, बट मानव पूंजी में वो लोग आते हैं जो अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। मैं समझाता हूं आपको इसका एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। जब एक फैक्ट्री के अंदर मान लो आपने मशीन लगा दी, बट अगर मशीन किसी को चलानी ही नहीं आती होगी, तो क्या आप कभी भी किसी चीज का प्रोडक्शन कर पाओगे, उत्पादन कर पाओगे? द आंसर इज नो। मैंने क्या बताया, जो हमारा श्रम है ना, उसको सिर्फ मेहनत करनी आती है। ठीक है, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं? अपने शारीरिक बल का प्रयोग कर सकते हैं, इनको मशीन चलानी नहीं आती। आप सिखा दोगे तो वो बात अलग है, बट सिखाने के लिए भी तो आपको किसी बंदे को रखना पड़ेगा जिसको पहले से मशीन चलानी आती हो। तो जिन लोगों के पास थोड़ा दिमाग होता है, जिन लोग, दिमाग तो नहीं, दिमाग तो गलत वर्ड हो जाता है, जो लोग अपनी कुशलता का, एडुकेशन का प्रयोग करके काम वगैरह करते हैं, वो आते हैं मानव पूंजी में। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ मानव पूंजी का और श्रम का, जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमारे रिक्शे वाले भैया बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक श्रम का प्रयोग करते हैं, रिक्शा चलाने में बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो वो किस में आ गए? वो श्रम में आ गए। अब मान लो आपका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अंबानी का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अंबानी किस में आएगा? श्रम में आएगा, मानव पूंजी में आएगा। क्या वो शारीरिक बल का प्रयोग करता है? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को उठाकर रखता है तब उसको पैसे मिलते हैं? आंसर इज नो। वो अपने दिमाग का प्रयोग करके पैसे कमाता है। तो यानी जब आप अपनी पावर का उपयोग करके पैसे कमाओ तो उसको हम श्रम में इंक्लूड करते हैं, और जब आप अपने दिमाग का उपयोग करके पैसे कमाओ तो उसको हम मानव पूंजी में देखते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूंजी होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादन का कारक होता है, वो मानव पूंजी ही होता है। देखो, अगर आपके पास जमीन नहीं है ना, आप उधार ले लोगे। अगर आपके पास श्रम नहीं है ना, तो आप कहीं और से जुगाड़ कर लोगे किसी लोगों का, या खुद कर लोगे काम। अगर आपके पास रॉ मटेरियल के पैसे नहीं है, तो पैसे किसी से उधार ले लोगे। बट आपके पास अगर दिमाग ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो अपने दिमाग का प्रयोग कर पाए और चीज़ों को काम लायक बना पाए, तो आप कभी भी किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मानव पूंजी। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे? सर आपने जो बताया वो तो ठीक है, समझ तो आ गया, बट लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चे ये। ठीक है, डोंट वरी, एक एक लाइन बताऊंगा आपको एग्जाम में क्या लिख कर आनी है, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो भूमि। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि के अंदर अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि भी आते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, भूमि के अंदर जल भी होता है ना, जमीन पे ही होता है जल। पानी भी, मतलब पानी तो जल ही हो गया, तो जल जमीन पे होता है। बाकी जंगल वगैरह, वन वगैरह, ये भी जमीन पे होता है। खनिज पदार्थ ये भी जमीन पे होते हैं। तो ये भी किसके अंदर आते हैं? भूमि के अंदर ही आते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जल कौन से उत्पादन के कारक में आता है, तो आपको लिखना है जल जो है वो भूमि जो एक उत्पादन का कारक है उसके अंदर आता है। ठीक है, दूसरा है श्रम। वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है श्रम, अर्थात वह लोग जो अपने शारीरिक बल का उपयोग करके काम करेंगे। शारीरिक बल यानी अपनी पावर का उपयोग करेंगे, फिजिकल पावर का उपयोग करके काम करेंगे। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो।
और मानव पूंजी क्या था, ये अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। ओके चलो, भौतिक पूंजी क्या होता है? भौतिक पूंजी की अगर डेफिनेशन आए तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उपयोग होने वाली वस्तु को भौतिक पूंजी कहा जाता है। ओके, और भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी पूंजी होती है और एक कार्यशील पूंजी होती है। स्थायी पूंजी क्या होती है? वह वस्तु जो उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग में लाई जाती है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे जिसको एक बार ही खरीद लो, 3-4 साल तक आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जिसका एग्जाम्पल क्या है? मशीन। एक बार खरीद लो, 10-20 साल तक उपयोग करते रहो उसका, 10-20 नहीं तो 3-4 साल तक तो उपयोग करोगे ही करोगे। ओके, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है? वह वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है और उत्पादन को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल लगातार करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पैसा और कच्चा माल। मैंने आपको बताया ना, कार्यशील पूंजी वो होती है जो समाप्त हो जाती है और डेली उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है, अगर आपको उत्पादन चलाए रखना है तो। इसका एग्जाम्पल क्या था? कच्चे माल और पैसे, ठीक है। अब मानव पूंजी पे आते हैं। उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण कारक मानव पूंजी है। उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानव पूंजी है। एग्जाम में आपको डिट्टो क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि उत्पादन के कारक में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कारक कौन सा है? तो आपको लिखना है मानव पूंजी, ठीक है। मानव पूंजी उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब मानव पूंजी के लिए मैंने दो डेफिनेशन लिखी हुई है ये दोनों पॉइंट में, तो आप ये वाली भी लिख सकते हो, आप ये वाली भी लिख सकते हो, ठीक है। ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि मानव अपनी कुशलता, अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा के बल पर कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है, यही करता है ना वो, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, या आप एग्जाम में ये भी लिख कर आ सकते हो कि मानव अपने ज्ञान, अपनी कुशलता और अपनी शिक्षा के बल पर किसी भी कच्चे माल को उपयोग लायक बनाता है, इसलिए मानव पूंजी को सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक भी माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाए आपसे, अगर ये पूछा जाए कि मानव को सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक क्यों माना जाता है, तो आपको नीचे वाली लाइन लिखती है, ये वाली सेकंड पॉइंट वाली, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो, बहुत अच्छे से वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, क्या? मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में डिफरेंस, ठीक है। ओके चलो, ये बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले मानव पूंजी और भौतिक पूंजी पे आ जाते हैं, फिर जो स्लाइड मैंने आगे करी थी उस पर देखेंगे। भौतिक पूंजी क्या होता है? जिसको आप छू सकते हो। जैसे मैंने भौतिक पूंजी का एग्जाम्पल क्या था? मशीन। मशीन को आप टच कर सकते हो ना। और इसका एग्जाम्पल क्या था? इसका एग्जाम्पल था कच्चा माल। कच्चा माल है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या पैसे भी था? आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि पैसे किस में था, भौतिक पूंजी था भी या नहीं था। और अगर भौतिक पूंजी, पैसे एक भौतिक पूंजी होता है तो कौन से प्रकार की भौतिक पूंजी होती है, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, स्थायी या कार्यशील, ठीक है। मतलब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि भौतिक पूंजी को हम छू सकते हैं, मानव पूंजी को हम छू नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई? आप मान लो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि अंबानी जो है वो एक मानव पूंजी है, उसको तो सर हम टच कर सकते हैं, जहां मिल गया हम तो निपट जाएंगे उसके, टच कर लेंगे उसको, तो उसको तो हम टच कर सकते हैं। सर आप भी तो एक मानव पूंजी हो, अगर हम कभी आपसे मिले तो हमसे बात वगैरह करेंगे, आपसे हाथ वगैरह मिलाएंगे तो हम आपको भी टच कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है। आप मानव पूंजी में मानव को तो टच कर सकते हो, बट क्या आप मेरी नॉलेज को टच कर सकते हो? अब देखो, जैसे मैं हूं और मेरे सामने कोई रिक्शे वाले भैया खड़े हैं, है ना, हम दोनों को आप टच करके देखोगे तो हम दोनों सेम है। हम दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉलेज का। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है मेरे पास, तो वो नॉलेज को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। आप आर्किटेक्ट को टच कर सकते हो, बट आर्किटेक्ट की सोच को टच नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली इसलिए मानव पूंजी जो होती है उसको आप टच नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया। आप मेरी नॉलेज को कैसे टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए मानव पूंजी को नहीं छुआ जा सकता। नेक्स्ट है कि भौतिक पूंजी को इसके मालिक से अलग किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लो मेरी मशीन है, भौतिक पूंजी मशीन होता है ना, तो मेरे को और मेरी मशीन को आप एक दूसरे से अलग कर सकते हो। मेरी मशीन को आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, आप मेरी मशीन को चाहे केरला ले जाओ, चाहे तमिलनाडु ले जाओ, चाहे यूपी ले जाओ, चाहे पंजाब ले जाओ, हरियाणा ले जाओ, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, कहीं भी ले जाओ, आप अलग कर सकते हो ना मेरी जो भौतिक पूंजी है उसको मेरे से, है ना। बट मानव पूंजी को उसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप मेरे को मेरी नॉलेज से अलग नहीं कर सकते। अब मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरे पास ही है, अब वो अलग नहीं होने वाली मेरे से, तो इसलिए जो मानव पूंजी है उसको इसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। ओके, अच्छा, जो भौतिक पूंजी होती है ना उसका सिर्फ मौद्रिक लाभ होता है। मौद्रिक लाभ का क्या मतलब है? मौद्रिक लाभ का मतलब है इससे सिर्फ पैसा का फायदा होता है। आपने मशीन लगाई है तो इससे आप प्रोडक्शन करोगे, उत्पादन करोगे और पैसे कमाओगे, बस इसका यही फायदा है। परंतु मानव पूंजी का मौद्रिक रूप से भी फायदा होता है, लाभ होता है और सामाजिक लाभ भी होता है। कैसे? देखो, ऑब्वियसली बात है, आपकी नॉलेज का
आपको क्या होगा, आप ज़्यादा पढ़ोगे, आप ज़्यादा नॉलेज आएगी तो उससे ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, ज़्यादा पैसे आएंगे। तो मौद्रिक का तो आपको समझ आ गया होगा। अब सामाजिक लाभ कैसे होगा आपको? अब देखो, जब आप ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करोगे तो लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, तो समाज में भी आपका रुतबा बढ़ेगा, है ना। तो मानव पूंजी से कहीं ना कहीं सामाजिक लाभ भी होता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ये पहला टॉपिक आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया हो। अब पढ़ते हैं जी हम पालमपुर के बारे में, पालमपुर की गांव की कहानी के बारे में। ठीक है, पहला लाइन ये लिखी हुई है कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक मतलब कि ये कोई एक्चुअल में गांव नहीं है। ठीक है मतलब ये एक्चुअल में, मतलब बुक वालों ने, जिन्होंने बुक लिखी है ना, दिमाग में ऐसे सोच लिया उन्होंने, ये एक्चुअल में है नहीं, ये काल्पनिक गांव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर टोटल 450 लोग, 450 परिवार रहते हैं। उसमें जो 80 परिवार है ना, 80 परिवार जो है वो उच्च जाति के हैं और अमीर है थोड़े से, और इनके घर जो है वो ईंटों से बने हुए हैं और सीमेंट से बने हुए हैं इनके घर। ओके, और बाकी जो हमारे दूसरे लोग हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, यानी दलित वगैरह जो हैं हमारे, कुल कुल जो गांव की जनसंख्या है ना, उनमें 1/3 जो है वो ये है। मतलब अगर मान लो टोटल गांव में 450 फैमिली है ना, तो 150 फैमिली जो है वो हमारे दलित लोगों की है। ओके, और जो हमारे दलित लोग हैं वो जो है वो गांव के, जैसे गांव है ना, गांव के कॉर्नर में यानी कोने कोने पर रहते हैं। ओके, और इनके घर जो है वो मिट्टी से और फूस से बने हुए होते हैं। फूस का मतलब कीचड़ वगैरह से आप कह सकते हो, उनसे बने हुए होते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बहुत सिंपल टॉपिक था। अच्छा सर, हमें ये मतलब समझ आ गया पालमपुर के बारे में कि कितनी फैमिली थी। कुछ के लोगों के घर जो अमीर थे, 80 परिवार जो अमीर थे, उनके घर ईंटों से बने हुए थे। बाकियों के जो हमारे दलित वगैरह लोग थे, उनके फूस से बने हुए थे और मिट्टी से बने हुए थे। ओके सर, जो पालमपुर गांव है वहाँ पर लोग जो हैं ज़्यादातर क्या काम करते हैं? तो यही है नेक्स्ट टॉपिक, जीविका। तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग जो हमारे पालमपुर गांव के अंदर है ना, वो करते हैं खेती। पालमपुर गांव के अंदर 75% से ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। ठीक है, और जो बाकी लोग हैं वो गैर कृषि क्रियाएं करते हैं, जैसे कि लघु विनिर्माण, यानी छोटी फैक्ट्री खोल रखी है किसी चीज़ की उन्होंने, जैसे पानी की बोतल बनाने की, पानी का ढक्कन, पानी की बोतल का ढक्कन वगैरह बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्री खोल रखी है। नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन का मतलब है कि जी ट्रांसपोर्टेशन, बैलगाड़ी वगैरह चलाकर या गाड़ी वगैरह चलाकर पैसे वगैरह कमाते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने दुकान वगैरह खोल रखी है, कुछ गाय का, भैंसों का दूध वगैरह बेचकर पैसे कमाते हैं, डेयरी वगैरह, ये सारे के सारे आदि शामिल है। ठीक है, बट ज़्यादातर लोग, 75% लोग जो हैं वो आज भी खेती करते हैं अपने पालमपुर गाँव में। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पालमपुर गांव में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, यानी यहाँ पर मूलभूत सुविधा क्या है, मतलब यहाँ पर रोड वगैरह इसका क्या सिस्टम है। तो मैं आपको बता दूं, अगर रोड की बात करें ना, तो पालमपुर की रोड उसे आसपास के, आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जोड़ती है। मतलब यहाँ की जो रोड है हमारे पालमपुर गांव की, वो ठीक ठाक है। कुछ कच्ची सड़कें भी है, बट कुछ पक्की सड़कें भी हैं यहाँ पर। यातायात के साधन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है, तो बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है, भैंस बग्गी का उपयोग, भैंसा बग्गी का उपयोग किया जाता है, मोटरसाइकिल का उपयोग किया जाता है, जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, इन सब का उपयोग किया जाता है यातायात के साधन के रूप में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरा, अगर बिजली की बात करें तो पालमपुर के अधिकांश घरों में बिजली आती है। अच्छी बात है तो बहुत ज़्यादा। खेतों में सभी नलकूप, नलकूप का मतलब होता है बेसिकली जो पानी निकलता है ना कुएं से, उसको नलकूप कहते हैं। जो नलकूप है ना वो बिजली से ही चलते हैं, यानी जो कुएं से पानी निकालने वाला सिस्टम होता है ना, वो बिजली से ही चलता है। और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्य में किया जाता है, यानी खेती में तो किया जाता है नलकूपों को चलाने के लिए, साथ में घरों में बिजली प्रोवाइड करने के लिए भी, मतलब घरों के अंदर जो चीज़ें होती है, फ्रिज वगैरह चलाने के लिए, इन सब का उपयोग करने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है और बिजली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी शिक्षा। सर स्कूल वगैरह है नहीं है पालमपुर गांव में? बिल्कुल है जी। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी 1st to 5th, और एक हाई स्कूल भी है, यानी 11th और 12th वाले बच्चों के लिए, हमारे बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करते हैं हम। स्वास्थ्य सुविधा का क्या सीन है यहाँ पर? तो पालमपुर गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है। औषधालय का मतलब होता है, मतलब एक तो राजकीय प्राथमिक जो है वो स्वास्थ्य केंद्र है, यानी गांव के अंदर एक कह सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और एक प्राइवेट औषधालय भी है, मतलब एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी आप कह सकते हो, जहाँ पर रोगियों का उपचार वगैरह होता है। ओके, चलो ये हमें समझ आ गया। अच्छा, अभी है ना, थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि पालमपुर गांव के अंदर 70% से ज़्यादा लोग क्या काम करते हैं? कृषि करते हैं। यस और नो? कृषि करते हैं, नहीं करते? तो जो हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं पालमपुर गांव के अंदर कृषि करते हैं, तो कृषि के बारे में हम एक चीज़ देखने वाले हैं।
तो भूमि नापने की इकाई, ठीक है, भूमि नापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यानी जमीन को है ना, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी कॉपी नापो तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर के हिसाब से नापोगे, है ना, कि हमारी सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपको अपनी हाइट नापने के लिए बोलूं तो फिट में नापोगे कि मेरी जो हाइट है वो 10 फीट, 10 फीट तो ज़्यादा हो गया, 5 फुट 5 फीट इतना इंच है, या 5 फुट इतनी इंच है, ऐसे आपकी हाइट होगी। ऐसी जब ज़मीन नापी जाती है ना तो उसको हेक्टेयर में नापा जाता है कि 10 हेक्टेयर ज़मीन है, 20 हेक्टेयर ज़मीन है, ऐसे। और 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर। याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा 1 हेक्टेयर कितना होता है, 10,000 मीटर होता है, ठीक है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भूमि नापने के लिए अलग अलग इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 1 हेक्टेयर बताया, हेक्टेयर के अलावा बीघा होता है, बीसा होता है, ये गुण हटा देना, और गुंठा होता है, ठीक है, गुंठा होता है। अब मैंने तो सिर्फ ये गुंडा लिख दिया, मैंने गुंठा होता है, इसको सही कर लेना आप। देखो मैंने तो ज़्यादातर बीघा और यह हेक्टेयर ही सुना है, बाकी अगर आपने बीसा या गुंठा सुना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ओके। और ये बात याद रखना कि 1 हेक्टेयर में टोटल 10,000 मीटर होते हैं। आप थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि की बात कर रहे थे, अभी हम किसानों के बारे में बात कर रहे थे। पालमपुर में 75% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अब सर कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, तो देखो फसलें 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है खरीफ फसल, एक होती है रबी फसल, और एक होती है जायद फसल। तो जो फसल बारिश के समय में उगाई जाती है उसको कहते हैं हम खरीफ फसल, ठीक है। और बारिश कब आती है, जून से लेकर अक्टूबर तक, यानी वह फसलें जो जून से लेकर अक्टूबर तक उगाई जाती है और काटी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ज्वार, बाजरा, गन्ना, चावल, ठीक है, ये सारे के सारे हमारी क्या है, खरीफ फसल है, ठीक है। उसके बाद आता है रबी फसल। रबी फसल क्या होती है, जो सर्दियों में उगाई जाती है, शीत के टाइम में, शीत यानी सर्दियों के टाइम में उगाई जाती है, ठीक है। और सर्दियाँ कब से कब तक होती है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो वह फसल जो अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है वह रबी फसल कहलाती है। उदाहरण के लिए गेहूं, आलू, सरसों आदि, ओके। चलो ये भी हमें क्लियर हो गया सर। जायद फसल क्या होता है, जायद फसल वो होती है जो गर्मियों में, बिल्कुल तगड़ी गर्मियों में उगाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में जो उगाई जाती है, ठीक है। और गर्मियाँ कब से कब तक होती है, वो होती है जी हमारे मार्च से लेकर जून तक, ठीक है, ओके। और तो वह फसल जो मार्च से जून तक उगाई जाती है उसको हम जायद फसल कहते हैं। उदाहरण है तरबूज, खरबूजा, खीरा। अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, अभी आपको देखो मार्केट में तरबूज और खरबूजा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। चलो, पता नहीं आप यहाँ वीडियो कब देख रहे हो, बट जब मैं बना रहा हूँ तो बहुत तगड़ी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक की बात कर रहे हो। नेक्स्ट वाला भी जो है वो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको है ना एक बात नोटिस हो रही होगी, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली ना क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में भी बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक। पता है ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि क्वेश्चन किस वे में आएगा और उसका आंसर किस वे में करना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हिंदी में वीडियो भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे कोई भी नहीं बनाता, बनाते हैं, बट वो टाइम पास कर देते हैं, मतलब ये पढ़ा के छोड़ दिया कि कर लेंगे बच्चे, खुद ही कर लेंगे, ठीक है। बट अपन ऐसा नहीं करने वाले, हर एक टॉपिक में आपको डीप में बताऊंगा और उस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। और अपनी है ना फीस आप जो है वो मत, मतलब फीस आपको पता है ना, यहाँ पर मेन पॉइंट स्टडी पे फीस क्या है, हमारी एक ही फीस है, दैट इज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। तो जैसे आप ट्यूशन में फीस पे करते हो ना, तो अपन मेन पॉइंट स्टडी की भी फीस है। फीस क्या है, सिंपल है, फीस आपको लाइक करना है, ठीक है, यही सबसे बड़ी फीस है मेरे लिए, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और अगर कुछ आपको मतलब चीज़ जाननी हो या समझ ना आ रहा हो कोई टॉपिक तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर कुछ तारीफ में कुछ लिखना चाहो तो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि भूमि एक सीमित संसाधन है। आपको पता है ना भूमि एक सीमित संसाधन है, इसका मतलब है कि भूमि फिक्स है। इंडिया का टोटल एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, वो एक सीमित संसाधन है। भूमि जो है सीमित है, फिक्स है कि इतनी ही है हमारे पास। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सेम भूमि पर ज़्यादा अनाज उगा सके? मैं इसका क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक खेत है ना, इस खेत पर 100 किलो अनाज उगता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस खेत पर 100 से ज़्यादा किलो अनाज उगा सकूँ, 250 किलो या 300 किलो उगा सकूँ? क्या कोई ऐसा तरीका है? जी हाँ, ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे मैं 100 किलो से ज़्यादा अनाज उगा सकूँ एक ही खेत पे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि मैं एक साल में अगर एक बार खेती करता हूँ और उससे 100 किलो अनाज उगता है ना, तो मैं एक साल में 3 बार खेती करूँ, यानी वहाँ पर मानसून की फसल भी उगाऊँ, यानी खरीफ फसल भी उगाऊँ, रबी फसल भी उगाऊँ और जायद फसल भी उगाऊँ। अगर ये मैं करता हूँ तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, एक सीजन से मेरे को, एक फसल से मेरे को कितने मिलेंगे, 100 किलो मिलता है, तो ऐसे 3 फसल उगाऊंगा तो 300 किलो, है ना। तो ये पहला तरीका हो गया प्रोडक्शन बढ़ाने का, उत्पादन बढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या है?
उच्च क्वालिटी के बीजों का उपयोग करके। एक तो होते हैं नॉर्मल बीज और एक होते हैं हाई हील्ड वैरायटी सीड, जो उच्च क्वालिटी के बीज होते हैं उनका उपयोग करके। तीसरा है उर्वरक, उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइजर, जो केमिकल वगैरह होते हैं जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका उपयोग करके। और चौथा है बढ़िया क्वालिटी के जो सिंचाई की सुविधा होती है ना उनका उपयोग करके, और साथ ही बड़े बड़े मशीनों का यानी ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग करके, जिससे मैं अच्छे से खेत को जोत सकूं, उनका प्रयोग करके भी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है। अब सर ये बात तो आपने बोल दी, अब सर एग्जाम में क्या लिख कर आएंगे? ये लिख कर आएंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हर चीज़ बता रखे है, बस टेंशन मत लो आप। ठीक है। हाँ, हम एक भूमि पर ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। बहुविध फसल प्रणाली पहला तरीका ये है। इसमें क्या होता है, एक साल में एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं उत्पादन। ओके। और इस प्रकार की जब खेती होती है तो उसको हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, जिसमें एक साल में एक से ज़्यादा खेती होती है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, उच्च उपज वाले किस्म के बीज का उपयोग करके। तीसरा मैंने बताया था आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके। तीसरा सिंचाई की नई व्यवस्था, और साथ ही में जो रसायन वगैरह होते हैं, है ना, रसायन वगैरह हो गए, फर्टिलाइज़र वगैरह हो गए। ओके। फर्टिलाइज़र के अलावा जो हमारे पेस्टिसाइड हो गए, पेस्टिसाइड का मतलब जो कीटनाशक होता है उनका उपयोग करके भी हम ज़्यादा जो है वो उत्पादन वगैरह कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले देखो, ये वाले है ना, जो आगे वाला पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट अब पहले मैं नोट्स बता देता हूँ। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो ना तो आप हमारे, पहली बात तो यार ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप याद से ज्वाइन कर लेना। ये मैंने क्लास 9th वाले बच्चों के लिए ही बनाया है। जो भी आपके नोट्स वगैरह होंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, जो भी वीडियो का लिंक होगा, या अगर मेरे को भी कुछ एमसीक्यू वगैरह पूछने होंगे ना, मैं आपको आपसे यहीं पर पूछूंगा। ठीक है। टेलीग्राम पता है ना आपको क्या है? टेलीग्राम एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप होती है ना वैसे टेलीग्राम है, पर टेलीग्राम का एक फ़ायदा है, यहाँ पर कितने भी बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप पे मैंने एक बार बहुत पहले ट्राई किया था, वहाँ पर जो है टोटल जो है 190 बच्चे जो हैं वो, मतलब 257 बच्चे ही ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम। बहुत सारे ग्रुप बनाने पड़े थे, तो इसलिए ये तरीका सही नहीं है, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2000 बच्चे, ऑलमोस्ट 1.9 के जो है वो सब्सक्राइबर, यानी 2000 बच्चे जो यहाँ पर पहले से ही है 9th क्लास के, तो आप भी ज्वाइन कर लेना। ओके। पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी कुछ चैप्टर की आपको। और अगर आपको ना मिले यहाँ पर, तो आपको पता ही है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, गूगल पे जाके, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे जाके लिखना मेन पॉइंट स्टडी। यूट्यूब पे लिखोगे तो आपके पास हमारा चैनल आ जाएगा, जिसको अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ओके। सपोर्ट मिलता है इससे। ठीक है। तो आप जब वेबसाइट पे आओगे मेन पॉइंट स्टडी की, तो क्लास 9 पे जाना, चैप्टर के नाम पे जाना, नोट्स पे क्लिक करना, आपके सामने नोट्स आ जाएंगे, डायरेक्टली पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है। बाकी देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये नोट्स एकदम फ्री है, आपको कोई नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, अपना फ़ोन नंबर, कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स एकदम फ्री है। बट मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मैं इस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे इसकी सर्वर की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। अभी तो मैं इसको मैनेज कर पा रहा हूँ, बट क्या पता जब आप 10th में पहुँचो, या आपके जूनियर जब आए 9th में, 10th में, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े शायद। अगर मैं, आप खुद समझो, अगर मैं नहीं झेल पाऊँगा उसकी कॉस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मेरे को पेड करने पड़ेंगे नोट्स। ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी, जब तक आपको मेन पॉइंट स्टडी पे मेरी शक्ल दिख रही है ना, कभी भी नोट्स को पेड नहीं होने दूंगा, पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है। मैं बस आपका सपोर्ट भी चाहता हूँ, अगर आप में से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है तो मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे मैंने कंट्रीब्यूट का बटन भी दे रखा है, वहाँ से आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। और अगर नहीं भी कर सकते फाइनेंशियली सपोर्ट, तो आपको इतना बुरा नहीं मानना, कोई बात नहीं यार, होता है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के पास पैसे नहीं होते, कोई बात नहीं। बाकी आपको अगर ऐड मिलेगी, आप मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे आते हो, ऐड वगैरह मिलेगी, उस पर क्लिक कर देना, क्लिक करके 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट ही होगा। ठीक है। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।